एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। ये हो गए पिता, ये हो गए पुत्र। पुत्र की मानी x, पुत्र की आयु x मान ली। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक हो गई। ठीक, अधिक है बोल रहा, क्या बोल रहा है? अधिक है, तो ये प्रेजेंट में हो गई। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बीत गए, तो इसमें आयु जुड़ जाएगी। 5 जोड़ेगी 33, इसमें 5 जोड़ेगी, पुत्र की आयु में x + 5। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु भी 5 हो गई। पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक, 7 वर्ष अधिक होगी पिता की आयु। क्या बोल रहा? 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक हो गई। ठीक, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब बस इसे सॉल्व करना है। x + 33, 2x + 10 + 7, इसको जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 को 33 से माइनस कर देंगे, 16 आएगा। ये x उधर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, x = 16 आ गया। इस 16 को उठा के यहाँ रख देंगे। 8 × 6 = 14, 4 1 4 44। पिता की आयु क्या आ गई? 44। 44 क्या आपका आंसर आ गया। देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 से 42 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। पहले तो ये क्वेश्चन है एपी का। अब एपी में योग निकालने का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक, अब देखो n क्या होगा कि ये टोटल नंबर कितने हैं, मतलब ये सीरीज चालू होगी 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके करते 42 तक। ठीक, तो ये कितने 1 2 3 ऐसे करके कितने, ये n होता है। ठीक है, 2 ये a हो जाएगा, 2 जो पहला टर्म होता है ये a होता है, पहला टर्म जो पहले लिखा होगा। n हमें पता करना है योग, SN योग बोल रहा है ना, लेकिन n हमें पता करना है कि ये कितने टर्म है। इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला होगा L = a + n - 1 × d। ठीक है, अब ये L क्या है? आखिरी वाला नंबर, तो ये 42 में पटक देंगे, ये 2 ये यहाँ पटक देंगे। n हमें पता करना है, n - 1। अच्छा, ये d क्या होता है? डिफरेंस, सबको पता होगा। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो सब में 2 ही 2 आएगा, तो ये d यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये इधर पटक देंगे तो 40 = n - 1, ये 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 नहीं नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, 20 आएगा। एक ये माइनस का इधर पटक देंगे, प्लस का हो जाएगा n = आ जाएगा 21। n की वैल्यू 21 आ गई। अब यहाँ पे 21 उठा के पटक दो, 21/2 2a + n - 1, सीधे n - 1 कितना होगा? 21 में 1 माइनस कर देंगे 20, और d हमारा कितना था? 2। ये हो जाएगा 21/2, इधर से 2 दूनी 4, ये 40, 40 × 4 = 44, 2 से काटेंगे 22, 22 × 21 करना है, सीधे 22 44 2 6 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा योग। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है एक निश्चित संख्या, तो पहले एक संख्या मान लेते हैं x में 7 जोड़ा जाता है, 7 भैया जोड़ दिया, और योग को, ये जो योग बना है जोड़ने के बाद को 5 से गुणा किया जाता है, 5 से गुणा कर दिया, गुणा किया जाता है। ठीक, फिर गुणनफल को, जो गुणनफल होगा मतलब जो भी आएगा, ये गुणनफल हो गया, इसको 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से डिवाइड कर दिया, और भागफल, तो ये जब विभाजित हो जाएगा भाई, जैसे 12 है तो इससे विभाजित किया तो 4 भागफल आया, तो ऐसे इससे जो भी विभाजित करेंगे तो भागफल आएगा, मतलब यही भागफल होगा, यही भागफल होगा। और भागफल से 4 घटाया जाता है, तो ये पूरा भागफल हो, इससे 4 घटा दिया,
तो परिणाम 16 आता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है, ये क्या है, इसको सॉल्व करना था। इधर पटक देंगे 20, ये 3 इधर चला जाएगा 60, नहीं समझे। अरे देखो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो 20 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये होगा 60। ये x प्लस 7, ये 5, 5 से कट जाएगा 12 x। तो x में क्या जोड़ोगे कि बराबर आ जाए, या 7 को उधर भेज दो तो 5 आ जाएगा। बस यही आंसर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोल रहा है प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि मानी हमने x, इस पर 16% साधारण ब्याज, 16% साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों में। तो वर्ष हमने माना क्या दिया है 3.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो कि पढ़ा होगा आपने, SI में PRT/100, ये वही लगाया है साधारण ब्याज। दूसरी राशि जो कि हमने मानी y को 5 वर्षों में, 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज के, तो 12.6% साधारण ब्याज पर निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज, ये ब्याज होगा इस फॉर्मूले से, ये ब्याज होगा इस फॉर्मूले से। राशि दोनों में अलग अलग है, इसमें x राशि मानी थी हमने, इसमें दूसरी राशि मानी y, दोनों बराबर होंगे साधारण ब्याज। बोल रहा है निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है दोनों निवेशित राशियों का अनुपात पूछा है, x अनुपात y, और तो y पूछा है। 16 से ख़त्म, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 5 7 35, ये 7 से काटेंगे, 7 1 7, बचे 2 56, 7 8 56, 2 से काटेंगे और 16, 2 से काटेंगे 9, तो ये आ जाएगा x 8 9y। अब क्या करेंगे, जो इनका अनुपात होगा वो आएगा x/y इक्वल 9/8, तो 9:8 आ जाएगा आंसर। तो 5वां नंबर है एक लंबवर्ती बेलन, यानी एक सिलेंडर की बात कर रहा है। उसकी ऊंचाई ये है h मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। ठीक है, एक लंबवर्ती बेलन में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr ब्रैकेट में h फिर प्लस r। ठीक, इसका अनुपात दे रखा है 5:9। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। देखो 2πr/h ये होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड 2πr ब्रैकेट में h प्लस r का अनुपात दे रखा है 5:9। ये 3 गायब, h 5 है तो इसमें अगर हम 5 रखेंगे तो ये 4 होगा कि नहीं होगा, ये 4 होगा। अब पूछ के रहा है त्रिज्या का अनुपात और बेलन की ऊंचाई का, तो ऊंचाई h मानी और त्रिज्या r मानी थी, इसका अनुपात क्या होगा, ये 5 वैल्यू आ गई, ये r त्रिज्या 4 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। खत्म। क्वेश्चन है एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं। ठीक है, एक बैग है उसमें 20 गेंदें हैं। ठीक, जिन पर 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं अंकित हैं। ठीक है, बैग से यच्छादित रूप से एक गेंद, यच्छादित रूप मतलब रैंडमली, मतलब बिना देखे ऐसे गए एक गेंद निकाल ली। अब बताओ 3 और 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी। वैसे जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी ये आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी RWA वालों ने क्वेश्चन दिया है तो करो। तो क्या करते हैं, 3
और 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है? तो पहले नंबर जान लो। सबसे पहले तो 3 अगर गेंद निकली या 3 के मल्टीपल में 20 तक ढूंढ लो, लिख लो। मतलब 3 दूनी 6, त्रिके 9, 12, 15, 18। यहाँ ये जो है ये 3 के मल्टीपल हो गए 3 से 20 तक, मतलब 1 से 20 तक संख्याएं थी, तो 3 के मल्टीपल होने के चांस क्या क्या ये हो गए। 5 से विभाज्य 5, 10, 15 हमने लिख ही लिया, तो 15 लिखेंगे नहीं, 20 लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 3 ये हो गए, 3, 3 ये हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 9। टोटल गेंदें कितनी हैं? 20। 20 में से 9 ऐसी चांस हैं जिसमें 3 या 5 से विभाज्य होने वाली गेंद उठाई जा सकती है। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% खर्च करता है। माना उसकी संपत्ति कितनी थी? 100%। 30 उसने खर्च कर दी, 30 खर्च हो गई तो बची कितनी? 70%। उसके बाद 20,000 रुपये और बाद में शेष का 10% खर्च करता है। तो इतना बड़ा है ना, पहले इसको तोड़ दो। उसके बाद 20,000 रुपये खर्च करता है, मतलब इसको मान लेते हैं x, 70x, ठीक है, 70x मान लेते हैं। इसमें 20,000 खर्च कर दिए उसने, ठीक है। अब जब जो बचा होगा इसको खर्च का मतलब माइनस करने के बाद जो राशि आएगी बाद में शेष का, तो जो राशि है उसका 10% खर्च करता है। तो मतलब 100 थी, 10 खर्च कर दिया, 90 बचा। समझे? 100 थी, ये इसको 100 माना, इसको नहीं, इसको 100 माना, जो नहीं समझे। 70x माइनस 20, इसको कटने के बाद जो राशि बची वो मानी 100, उसमें से फिर 10% उसका 10% खर्च कर दिया, तो बची कितनी? 90। बचने के बाद में ये 10% खर्च करता है, ठीक। यदि अब भी उसके पास इतनी राशि बची है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 29,250। तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, ये जीरो उधर चला जाएगा, ये भी ख़त्म। 9 से काट देते हैं, 9, 3 27, 2 बचा, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पना 45 और 2 जीरो लग गए, ठीक। अब सुनो, जीरो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से जीरो कट गया, ठीक है। अब 3,250 है, ये है 2,000 बचा क्योंकि जीरो कॉमन ले लिया था। ये माइनस में उधर फेंक देंगे इसको, प्लस का हो जाएगा, 2, 3, 5, 5,250 बचा। इधर ये वैल्यू किसकी है? 7x की। 7 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 75, ठीक। अब ये जो x है ये 1% को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। 1% की वैल्यू है x, तो 100% जो कि इसकी कुल संपत्ति हमने मानी थी 100%, तो कितनी हो जाएगी? 75,000। ये आंसर आ गया। रेट की तरफ, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत आयु में 4.8 महीनों की वृद्धि होती है। मतलब 10 लड़के हैं, 4.8 में बढ़ा, तो इनका गुणा कर देंगे 48। मतलब जो टोटल 10 लड़के थे उनमें 48 महीनों की वृद्धि हो गई। 48 महीनों की मतलब एक साल में 12 महीने, तो 48 मतलब 4 साल की वृद्धि हुई टोटल। 10 लड़कों में 4 साल की वृद्धि हुई जब एक नया लड़का आया और एक 6 साल का लड़का से बदला हुआ। मतलब इन्हीं 10 में से एक लड़का था 6 साल का, उसको हटा दिया, एक नए लड़के को ले लिया, तब 4 साल की वृद्धि हो गई। तो उस नए लड़के की उम्र क्या है? 4 साल की वृद्धि हुई उस नए लड़के के आने से, और उसको रिप्लेस किया 6 साल से। तो जो 6 साल वाला था वो उससे बड़ा होगा, नहीं समझे? मतलब जो नया लड़का आया है वो 6 साल से बड़ा होगा, तभी तो वृद्धि होगी पूरे में। तो 6 साल से कितना बड़ा होगा? 4 साल। तो 6 + 4 10 आंसर आ गया, यानी वो लड़का 10 साल का था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ऐसा क्वेश्चन बहुत
मज़ा आती है, इसको देख के सुकून मिलता है हमें। देखो अब इस क्वेश्चन में ये बोला नहीं कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। जब कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में, केवल इतना ही दे के छोड़ दी कि इसका मान क्या होगा, तो क्वेश्चन में सीधे रख दो ए इक्वल 0, बी इक्वल 0 और सी इक्वल 0। 0 रख सकते हैं ना, क्योंकि जब कुछ बोला ही नहीं है कि ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता, तो 0 रख दो। 0 रखने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 0 अपॉन में एक्स की पावर 0, ऐसे ही सब में आएगा 0 0 0। ठीक है, तो एक्स की पावर 0 अपॉन में एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 अपॉन में एक्स की पावर 0, और ये सब तो 0 हो ही जाएगा। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो सीधा आंसर क्या आ गया 1। ख़त्म। 10 की तरफ देखो, दो संख्याएं हैं 5:11 के अनुपात में, यदि उनका HCF 24 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर होता है वो होता है HCF। तो इन दोनों की जो संख्या, मूल संख्या, ये तो अनुपात है ना, मतलब इसका किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा और 11 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो किसी है ना, मतलब x, ये है 24, मतलब HCF के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो मूल संख्या आती है। अरे भाई 24 यहाँ लिखोगे, अनुपात इन दोनों 24 लिखोगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा, संख्याओं, दो संख्याओं में जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो ये 24 HCF है, इनको काट दिया तब ये बना अनुपात। अब सुनो, तो हमें क्या चाहिए, योग क्या होगा संख्याओं का। तो 5 + 11 इसका योग कर लिया, ये हो गया 16, इसमें 24 से गुणा करा दिया, 24 से गुणा कराओ, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, ये आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब सुनो, इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। क्या मानेंगे एलसीएम? एलसीएम मानेंगे हम 180। ठीक है, कैसे 180 मानेंगे ये सुन लो। जो सबसे बड़ा नंबर है 4 × 5, उसका फैक्टर कर लिया। अब ये 15 कैसे आएगा, जब 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा इसी में। अब सुनो, अब ये कैसे आएगा 18, जब 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसी में 6। भाई 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 भी आ गया, मतलब सारे काम हो गए। यही एलसीएम आ गया 180। अब क्या बोल रहा है, बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। बी और सी, तो पहले तो ये एलसीएम आया, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 एकन 15, 15 एकन 15 बचा, 15 दूनी 30, 12 बार जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा। बी सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब ये दोनों कार्य, मतलब 22 कार्य एक दिन में होता है। नहीं समझे? सुनो, बी सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब 12 और 10 कार्य एक दिन में होता है, लेकिन 4 दिन बाद, 4 दिनों तक ये लोग कार्य करते हैं, यानी 22 कार्य हुआ एक दिन का, तो 4 दिन का कार्य हुआ 88, कार्य 88 हो गया। तो कार्य बचा कितना, कार्य बचा 92। भाई 80 तो चला गया, 8 और कम कर दो 100 से, 92 काम बचा। अब इस 92 काम को, यानी जो एक शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, एक की क्षमता क्या है 9, 9 से काटेंगे 10, 2/9, ये आंसर आ जाएगा। 12 की तरफ देखो, इसमें बोल रहा है एक वर्ग है, ठीक,
वर्ग है उसकी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है और ये भी 3 का है क्योंकि वर्ग है। 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट दिया जाता है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर ये, 0.5 सेंटीमीटर ये कोने काटे जाते। कहाँ? प्रत्येक कोने से काटा जाता है। तो प्रत्येक कोने से ये कोना कट गया, ये कोना कट गया, ये कोना कट गया, ये कोना कट गया। ठीक है, अब सुनो, जब ये कोने कट गए तो 0.5 यहाँ से कम हुआ, 0.5 यहाँ से कम हुआ, मतलब 1 कम हुआ। भुजा कितने की थी? 3 की, तो ये कितना बचा? 2। ये 2 बचा, मैं अंदर लिख दे रहा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 2 बचा। हमसे पूछा है, परिधि पूछी है और क्षेत्रफल पूछा है अष्टकोण का। अष्टकोण का बना, ये बना, ये अष्टकोण बना। ठीक है, इसका परिधि पूछी है तो कैसे निकालेंगे? 2 2 2 2, ये कितने हुए? 8 प्लस, अगर हमें ये पता चल जाए, ये चीज़, ये लाइन पता चल जाए कितने सेंटीमीटर की है, इसमें जोड़ देंगे, परिधि आ गई। अब सुनो, 0.5 का है ये, 0.5 की ये, और ये होगा 90 डिग्री, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजा अगर बराबर हैं तो तीसरी भुजा √2 होगी, इसका ये होती है आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। इतना ना समझो, तुम सीधे हाइपोटेनस लगाओगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला पाइथागोरस, तो ये आ जाएगा 0.5 √2 हाइपोटेनस, मतलब ये चीज़ आ गई 0.5 √2। तो 0.5 √2 ये एक की है, तो 1 2 3 4, तो 4 गुना कर देंगे इसका, भाई परिधि चाहिए ना, तो चारों करेंगे ना ऐड, 4 गुना करेंगे तो 2 √2 + 8 हो जाएगी। ये परिधि है, यही आंसर है। एरिया क्यों निकालने हम जमीन की तरफ। एक रकम पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 होता है और उसी रकम पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 200 रुपये होता है, वह रकम ज्ञात कीजिए। अब देखो, टाइम कितना दिया है? 2 वर्षों में, अवधि क्या है? 2 वर्ष दिए, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 हो रहा है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 100। ठीक, अब जो पहले वर्ष हुआ होगा उस पर 100 लगा होगा साधारण ब्याज, दूसरा वर्ष हुआ उस पर भी 100 लगा हुआ, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो यानी जो 5 लगा हुआ दूसरे वर्ष लगा होगा, तो 100 पे 5 लगा होगा, यानी 100 पे 5 ब्याज हुआ दूसरे वर्ष, तो दर क्या आई? 5%, दर 5% आई। अब 5% दर आई है 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष पे 5% ब्याज लगा, 2 वर्ष पे 10% ब्याज लगेगा। ये कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब 10% है और साधारण ब्याज इधर 200 दिया है, तो 200, 10% का मान 200, तो 100% का मान होगा 2000। यही आपका आंसर होगा। नंबर 14 की तरफ, इसमें क्या बोल रहा है? यदि एक भिन्न के हर में, एक भिन्न मानी x/y के हर में, हर क्या होता है? नीचे वाला, इसमें एक जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में, अंश मतलब ऊपर, एक जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब सुनो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल, ये हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, ये हो जाएगा x + 1 = y। ये y की वैल्यू उठा के इधर पर, इसमें y की वैल्यू है x + 1, इसमें रख देंगे, x + 1 + 1 = 2x। ये x इधर आएगा तो x बचा, x = 2 आ गया। अब x = 2 अगर हम इसमें रखें तो 2/x + 1 = 1/2 बन रहा है। तो ये कैसे बनेगा 1/2?
तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 दूनी 4 इक्वल y प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब मूल भिन्न क्या थी हमने मानी, x प्लस वाई, तो 2/3, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ, 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ, कुल लाभ कितना हुआ 144। 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ, हानि 3% की और 4 कुर्सियों की, तो कुल हानि हुई 12%। तो लाभ हानि तो इससे घटा देंगे तो आएगा 132%। ये 132% क्या आया है, लाभ आया है, ठीक। तो यदि उसका कुल लाभ इतना कितना 1650, तो ये मान दे रखा है 1650 का, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य, अब सुनना ध्यान से, इससे काटो, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 पचे 55, 0 आ गया, ठीक। अब काटो किससे, 3 से, 3 चौको 12, 3 पच 15, मतलब 4% का मान 50 हुआ। अब 25 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100%, 25 पंचे 125, यानी 1250, ये आपका आंसर आ गया। अगला की तरफ, ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी की स्पीड का अनुपात दे रखा है 4:5, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा होता है, स्पीड का अनुपात टाइम का अनुपात का उल्टा होता है, ठीक। इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लगे, टाइम अधिक लगा, मतलब 4 से 5, एक अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर एक का मान 20 मिनट, तो 5 का मान 100 मिनट। अच्छा, दूरी क्या होती है, यहाँ पे हम पूछ क्या रहा है, वह उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगा, जब यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। तो पहले दूरी निकालेंगे, इसमें दूरी कैसे निकालेंगे, ये टाइम दिया है, ये टाइम आ गया 100 मिनट, और स्पीड आ गई, दूरी क्या होती है, एस इन टू टी होती है, ये टाइम हो गया 100, स्पीड हो गई 4, तो दूरी आ गई 400। अब इस 400 किलोमीटर की दूरी को ए ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया, पहले स्पीड थी 4, अब दुगनी हो गई तो हो गई 8, 8 से काटेंगे, 50 मिनट में कवर कर लेगी, नहीं समझे, आंसर क्या आ गया 50 मिनट, 50 मिनट में तय करेगा वो अपनी पूरी जो दूरी है 400 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो, एक समीकरण दिया है और इसके मूल 2 हैं, मतलब 2 मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, क्यों, क्योंकि द्विघाती समीकरण है तो 2 मूल होंगे। एक मूल तो दिया है 2, तो अन्य मूल दूसरा मूल पूछा है, तो जब 2 दिया है 2 इसमें पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखा, ये 2 इसमें रखा, 4 आया, इसमें 2 रखेंगे प्लस के इक्वल 0, ये कितना होगा 48, माइनस का होगा और प्लस के इक्वल 0, ये माइनस का 44 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, के इक्वल 44 आ गया। इस 44 को एक बार फिर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 24x प्लस 44 इक्वल 0। अब सुनो, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि ये आ जाए, क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसके कोफिशिएंट से जो होता है यहाँ पे, तो 44 का फैक्टर करते हैं, 44 के फैक्टर को इसमें तोड़ने की 24 आ जाए, तो 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा फिर 2, मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22x माइनस 2x प्लस 44 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे
तो आएगा x माइनस 22। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस का, तो आएगा प्लस का x माइनस का 22। तो एक आ जाएगा 22 और एक आ जाएगा 2। तो 2 तो ये था ही, और दूसरा क्या होगा 22। तो आंसर दूसरा मूल क्या है 22 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, कोई लड़का है वो खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो अपनी आंखों से देख रहा है एक मीनार को, मीनार के ऊपर देख रहा है, ठीक है। मीनार, तो मीनार के बाद बिंदु के समांतल, ये समांतल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये मीनार के पाद बिंदु से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब वो यहाँ से देख रहा है 45 डिग्री उसकी, यदि उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये 45 डिग्री दे रहा है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो पता ही होगा। थीटा है 45, तो ये होगा 1/1 परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर मान लेते हैं x, ये परपेंडिकुलर हमने माना x। अब ये 1.5 मीटर लंबा है, तो मीनार से 1.5 मीटर, ये भी कितना हो गया 1.5 मीटर। मीनार ये यहाँ से अलग हुई, मतलब ये पूरी मीनार थी। मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है x + 1.5 मीटर, ये जो है ये पूरी मीनार की ऊंचाई है। अब ये हमने थीटा क्या यहाँ 45 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ से, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। तो x परपेंडिकुलर, बेस हो गया 18.5 मीटर। तो x की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू में 1.5 जोड़ देंगे क्योंकि ये हाइट चाहिए ना हमको। ये आ गया 30 मीटर। ये 30 मीटर क्या होगा आंसर, यही है ऊंचाई टावर की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि 2508 डिवाइड बाई 12.54 प्लस x इंटू 11 इक्वल 200 है, तो x का मान क्या है। अब सुनो 12.54, देखो 12 दूनी 24 होता है, इसका दो और 54 क्या होता है, 54 का दुगना करोगे 108 आएगा, मतलब 24 और 108 ये पॉइंट है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसका दोगुना लिखा है, मतलब इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक 2 प्लस, अब 2 तो कट जाएगा, ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 200 आ जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे, अरे ऐसे समझो 208 बटे दशमलव, ये लिखा है पॉइंट हटाएंगे, ये 100 नीचे आएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार से कट जाएगा, ये 200 हो गया। अब ये 200 है पूरा और ये भी 200 है, 200 इक्वल 200, तो ये क्या है, तो x यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, तो x का मान क्या हो गया 0 आंसर। 20 की तरफ 200 मीटर और 300 मीटर वाली 2 रेलगाड़ियाँ, तो ये है 200 मीटर, ये है 300 मीटर बना ले रहे, ये 200 मीटर रेलगाड़ी क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से S1 S2 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। पीछे से आने वाली रेलगाड़ी, मतलब ये पीछे से आने वाली रेलगाड़ी तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करना है। देखो ये जो लंबाई होगी ये दूरी का काम करेगी, दूरियां हो जाएंगी ऐड, क्यों दूरियां हमेशा ऐड होती हैं, 300 200 हो गया 500, ये दूरी हो गई। अच्छा स्पीड है एक ही दिशा में है
तो हो जाएंगी माइनस। अगर एक इधर से आ रही हो एक इधर से आ रही है तो प्लस करते, दोनों एक साइड से हैं तो माइनस करेंगे। तो स्पीड हो गई -20। अब ये स्पीड आ गई 100 और 120 में घटा दिया, 20 आ गया। 20 क्या आ गई स्पीड, ये डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई। ये मीटर में है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड। इसको करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से डिवाइड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया स्पीड को, ठीक। लेकिन पूछा क्या है, मिनट में आंसर चाहिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 ख़त्म, 5 से 5 चला गया। अब 2 है, 6 तिरक 18, 6 तिरक 18, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे, यह आ गया 1.5 मिनट आपका आंसर।